शुरुआत करते हैं। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, सिंपल भाषा में समझ लो। जब भी हम लोग रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं फिनिश गुड्स में, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी ये चीज, ये प्रोसेस जिस जगह होता है उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। इसलिए ऐसी इंडस्ट्री को जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई। सो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? Three keywords are important: that when raw material is processed such that it gets converted into a valuable finished product, that is called as manufacturing industry. ठीक है, क्लियर है? नेशनलिज्म इन इंडिया कब स्टार्ट होगा? नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाऊंगा अभी उसके बाद। ठीक है, क्लियर है? चलो, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी अगर, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या समझा, व्हाट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है रॉ मटेरियल से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है रॉ मटेरियल से, आफ्टर प्रोसेसिंग वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रॉ मटेरियल वुड है बेटा, तो उससे हमने कन्वर्ट कर में पेपर बना दिया, दैट इज अ फिनिश प्रोडक्ट। इस साइड लिखा हुआ है रॉ मटेरियल्स, इस साइड लिखे हुए हैं फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो अगर वुड है तो वुड का फाइनल प्रोडक्ट क्या? पेपर होता है। अगर शुगर केन है तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा शुगर होता है। अगर आयरन ओर है तो फाइनल प्रोडक्ट आयरन एंड स्टील होता है। अगर बॉक्साइट है तो फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कर रहे हो और प्रोसेस करके उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में बना रहे हो, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रॉ मटेरियल से जो कन्वर्ट हो रहा है वो फिनिश प्रोडक्ट्स में, उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ठीक है जी। जस्ट दैट इसलिए किया है ताकि जल्दी कवर हो पाए, क्योंकि लिखने बैठ गए तो अब स्वाहा हो जाएगा। हम लोगों को खत्म भी करना है, कंप्लीट भी करना है टाइम से। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, ये आप लोगों को पढ़ाई होगा इकोनॉमिक्स में। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर? जब रॉ मटेरियल कहां मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स को लेकर जब हम लोग इसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की मदद लेकर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग करना। यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है कहां पर? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, और फिर उसको फाइनल गुड्स में बना दिया जाता है। दिस इज बेसिकली रिफर टू एज दी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए। अब यहां पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग आगे प्रोसीड होती है। तो बेटा आपको पता होगा कि जब चाइना और इंडिया की बात कंपेयर करेंगे तो चाइना का प्राइम मूविंग फोर्स क्या था? एग्रीकल्चर था जब चाइना आजाद हुआ था। ठीक है, लेकिन चाइना के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, मशीन्स आती हैं, एंड हेंस उनकी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाती है, जिसकी वजह से उनके यहां आप देखोगे इजीली मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है। यानी चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। सेकेंडरी सेक्टर चाइना में बहुत ज्यादा है, और बड़ी बात यही है कि सेकेंडरी सेक्टर ही वो सेक्टर होता है जो मेजॉरिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। राइट? अगर किसी देश से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गायब हो जाए तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब यह है कि आप चीजों को बना रहे हैं, अपने देश के अंदर बना रहे हैं। अगर आपके देश में सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर चीज आपके देश में नहीं बन सकता। भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन रॉ मटेरियल को अगर आप कैसे बनाओगे फाइनल गुड्स में, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा तो? क्योंकि रॉ मटेरियल जो है, प्राइमरी सेक्टर जो है, वहां से सामान जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में ही जाता है, तभी तो वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग हमेशा सेकेंडरी सेक्टर में होती है। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में माइनस कर दोगे, सेकेंडरी सेक्टर को माइनस कर दोगे अपने देश से, तो आपके देश के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसका मतलब आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी यही प्रॉब्लम बहुत सालों से बनी हुई है। जब से इंडिया आजाद हुआ है, हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स को क्या रखा था? इंडस्ट्री को, कि हमारा प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री होगा। हमारे लीडर्स इस बात को समझ गए थे कि इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ
कि बहुत सारे लूप होल्स थे और इलिटरेसी, अनस्किल्डनेस ऑफ द लेबरर्स, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहां नहीं आ पाया। इस चीज को लाने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लाने के लिए ट्रिकल डाउन थ्योरी भी दी जाती है। क्या है ट्रिकल डाउन थ्योरी? ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, वो ऐसे बनाए जाएंगे, उसमें लोगों को नौकरियां दी जाएगी, यहां पर चीजें बनाई जाएंगी, प्रोड्यूस करी जाएंगी। यानी ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर होगा, पीएसयू। जब यहां चीजें बनेंगी, लोगों को नौकरी दिया जाएगा, लोगों को पैसा मिलेगा। जब लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग वो सामान खरीदेंगे। जब लोग सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जब और प्रोडक्शन किया जाएगा तो और पैसा मिलेगा, है ना? और पैसा मिलेगा तो हम लोग और प्रोडक्शन करेंगे, फिर और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और लोगों को इनकम मिलेगी, और लोग सामान खरीद पाएंगे। तो बेसिकली ये था ट्रिकल डाउन थ्योरी कि हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरे इंडिया में ट्रिकल कर देंगे, पूरे इंडिया में लोगों को नौकरी पहुंचा देंगे। छोटे से एरिया से स्टार्ट करेंगे, वहां के लोगों को नौकरी दिया, वहां उनसे सामान बनवाया, जब उनको इनकम मिली, उन लोगों ने उस सामान को खरीदा, डिमांड बढ़ गई, और ज्यादा सामान बनाया, और ज्यादा सामान बनने के लिए हमने और लोगों को नौकरी दी। जब और लोगों को नौकरी मिलेगी तो उनकी इनकम बढ़ गई, वो लोग भी सामान खरीदेंगे। जब और ज्यादा सामान खरीदा गया और डिमांड बढ़ गई तो और लोगों को डिमांड पूरी फुलफिल करने के लिए लोगों को रखा गया, और इस तरह से पूरे इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। क्लियर है? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन कहा जाता है इंडस्ट्री का। वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज रिफर्ड टू एज द बैकबोन? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, जिस भी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा तो उस देश में एक्सपोर्ट बहुत ओपी होते हैं, होंगे कि नहीं? अगर कोई चीज आपके देश में प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब आप उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका मतलब यह है कि वो आपके देश में इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है बाहर के देशों से इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है? तो मतलब क्या होगा कि इंपोर्ट कम हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। मतलब एक तरफ एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट ओपी होगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो आपके देश की इनकम भी बढ़ जाएगी। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा बेटा, यानी कोई चीज अगर आप अपने देश में बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अपने देश में आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, तो उससे क्या होगा? आप उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों में बेच पाओगे। जब उसको आप दूसरे देश में बेचोगे तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, देश की इनकम इंक्रीज होगी। दूसरा फायदा यह है कि अगर आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको किसी और देश से वो चीज क्या करने की, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इंपोर्ट कम करोगे। जब आपका इंपोर्ट कम होगा तो आपका बिल भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा, आपको उतने खर्चे नहीं करने होंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना? समझ में आ गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग का। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का? बेटा 4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। पहला सिग्निफिकेंस ये होता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर इंडस्ट्री आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा? आप एग्रीकल्चर के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, है ना, और इस तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्न कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक एग्रीकल्चर पर टोटली डिपेंड रहते हैं अपनी इनकम के लिए, अब वो इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग पे अपनी आमदनी बना सकते हैं। तो रिडक्शन इन हैवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो लोग अभी तक सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंडेंट थे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने से अब लोग उस सेक्टर में काम करके भी अपनी आमदनी, अपना घर चला सकते हैं। दूसरा, जब उनको नौकरी मिलेगी तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होगा, यानी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगेगा, है ना, लोगों को नौकरी मिलेगी। चौथा क्या होगा? एक्सपोर्ट्स यहां पर क्या होंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग जाएंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स आपके देश का बढ़ने लग जाएगा अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुआ तो, ठीक है। और चौथा, फॉरेन एक्सचेंज आपके देश में बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज बाहर के देश में भेजोगे तो बाहर के देश वाले आपको क्या देंगे? पैसा देंगे, रुपया देंगे, खोखड़ा देंगे, है ना। तो आपको बदले में क्या मिलेगा? फॉरेन रुपीज मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, और फॉरेन एक्सचेंज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होने से क्या होगा कि आपकी देश की जो करेंसी है वो स्ट्रांग होने लगेगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंस है, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जो आपके एग्जाम में आएगा। आपको ये चीज लिख के आना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम कम हो जाती है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा, एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज भी काफी हाई हो जाएगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैंने बताया था कि ये जो रॉ मटेरियल होता है, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है,
और जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, जहां फाइनल गुड्स बनते हैं, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो रॉ मटेरियल तो मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कैसे करोगे अगर आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है तो, है ना? अगर आपके पास ये सेक्टर नहीं है मान लो, तो क्या करोगे इसका? आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप खाली जूट का क्या करोगे अगर वो जूट को प्रोसेस करने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं हुई तो, है कि नहीं? आप कुछ नहीं कर सकते। चीनी कैसे बनाओगे? अगर शुगर केन उग रहा है रॉ मटेरियल के रूप में, तो शुगर कैसे बनेगा बिना इंडस्ट्री के? नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर खाली इंडस्ट्री होगा लेकिन ये नहीं है मान लो, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? गुइयां छिलेगी। अरे इंडस्ट्री को भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, तभी तो वो अपना काम कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड दैट इज व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर गो हैंड इन हैंड। ऐसे बेटा हाथ मिला के चलते हैं। आपको ऐसे देखा होगा लड़का लड़की मॉल के अंदर ऐसे हाथ पकड़े रहते हैं, वो बेटा वो कारण लगता रोमांटिक है पर वो होता इकोनॉमिक है। अगर ऐसे लड़का हाथ नहीं पकड़ेगा तो मैडम चली जाएंगी शॉपिंग करने, है ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे जैसे आप हाथ पकड़ते हो मैडम का, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे यहां पर डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी इंडस्ट्री किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना एक बार में, एक बार में याद कर लेना। चलिए देखिए, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री तुम कहां लगाओ। कहीं थोड़ी लगा दोगे इंडस्ट्री, पता यार लगा के बैठ गए मोहल्ले पड़ोस में, अरे कहीं भी इंडस्ट्री थोड़ी लगाओगे। इंडस्ट्री लगाने की कुछ जगह है, कुछ क्राइटेरियाज है, इंडस्ट्री से वहीं पर लग सकती है। क्या क्या फैक्टर है? पहला फैक्टर है जहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल हो, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा, उस जगह पे लेबर की अवेलेबिलिटी हो। तीसरा, उस जगह आपको कैपिटल मिल रहा हो, यानी मशीन वशीन वहां पर हो। चौथा, वहां पर आपके पास पावर हो, बिजली मिल रही हो। और पांचवा, वहां पर मार्केट की अवेलेबिलिटी हो। बेटा ये 5 पॉइंट याद कर लेना। कहां पर आप इंडस्ट्री लगाओगे? कहीं भी थोड़ी लगा दोगे। इंडस्ट्री लगाने का मेन जगह क्या होती है? जहां पर अवेलेबिलिटी हो रॉ मटेरियल्स की, जहां पर लेबर अवेलेबल हो, जहां पर कैपिटल हो, जहां पर पावर अवेलेबिलिटी हो और जहां मार्केट हो। ये 5 जहां पर फैक्टर मिल जाएंगे वहां इंडस्ट्री लगाना सबसे आसान हो जाता है। ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, 2 बेसिक रिक्वायरमेंट और होती है। एक तो ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बताया आपको, 5 फैक्टर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, प्लस ये सारे फैक्टर्स जहां पर सबसे ज्यादा चीपेस्ट कॉस्ट में मिल रहे होंगे वहां पर वो लगाओगे। भाई रॉ मटेरियल कहीं भी थोड़ी मिल रहा होगा तो लगा दिया। जहां पर रॉ मटेरियल मान लो एक जगह है ए, वहां पर भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, एक जगह है बी, वहां पर भी रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन मान लो वो रॉ मटेरियल बी वाले जगह पे 100 रुपए का मिलता है और ए वाली जगह पे वो 300 रुपए का मिल रहा है, तो कहां लगाओगे आप इंडस्ट्री? 300 वाली जगह? नहीं भाई, आप तो ये देखोगे रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पहली कंडीशन तो यही फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। चलो आपने चेक किया, हाँ भैया रॉ मटेरियल यहां पर भी है, रॉ मटेरियल यहां पर भी है, प्लस वो रॉ मटेरियल चीपेस्ट है कि नहीं, ये चीज तो चेक करोगे। तो क्या यहां चीपेस्ट है, यहां चीपेस्ट है? सर यहां चीपेस्ट है, इसलिए आप इंडस्ट्री यहां पर लगा दोगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, आगे आगे कहानी सुनो। एग्लोमरेशन इकोनॉमी क्या होता है, प्लीज सुनो। एग्लोमरेशन इकोनॉमी का मतलब यह होता है जब कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी का फायदा ले और उससे एक बड़ा इकोनॉमी फॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन। यानी एग्लोमरेट कर लिया, कंबाइन कर लिया। एक इकोनॉमी चल रही थी, दूसरी इकोनॉमी चल रही है, दोनों इकोनॉमी एक दूसरे की मदद से अगर ज्यादा बूस्ट कर जाएं, दैट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है ना? समझ लो सिंपल भाषा में। फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री सेटअप हुई, एक इंडस्ट्री लगी, यहां पर लोग काम कर रहे थे। अब लोग जब काम कर रहे हैं तो लोग दूर दूर से आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करने के लिए, इनको सैलरी मिलती है। अब अगर मान लो इस जगह पे एक सोसाइटी खोल दी जाए, ठीक है,
जहां पर ये लोग रह पाए। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर आ गया। तो देखो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से यहां पर ये सेक्टर आ पाया। दैट इज वाई ये दोनों सेक्टर बूम कर गए। अब इसके और इसकी वजह से, इंडस्ट्री भी है, लोग भी रह रहे हैं, उसकी वजह से जो बच्चे इनके होंगे वो पढ़ने कहां जाएंगे, किसी स्कूल में, तो एक स्कूल खुल जाएगा। तो देखो ये इकोनॉमी इन्होंने मिलकर एक दूसरी इकोनॉमी खुलवा दी, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है एग्लोमरेशन इकोनॉमी का। क्लियर है। अब जब स्कूल खुल गया तो भाई साहब ये लोग रह तो रहे लेकिन खाए पिएंगे क्या, तो मॉडल शॉप्स खुल गया, तो मार्केट की इकोनॉमी आ गई। अब रह रहे हैं तो चले ही काय पे, टूटी फूटी जमीन पे नहीं, तो रोडें बन गई, गाड़ियां बन गई, गाड़ियां हैं तो गाड़ियों को लिए ठीक करने के लिए मैकेनिक की दुकानें होंगी, है ना, हवा बनाने के लिए पेट्रोल पंप की दुकानें होंगी, ये सब होगा। तो इस तरह से क्या होगा, नौकरी मिली है, सैलरी मिलती है तो बैंक भी खुला होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एग्लोमरेशन इकोनॉमी होगा। एग्लोमरेट करना, कलेक्ट, यानी एक इकोनॉमी के लिए, एक इकोनॉमी के आ जाने से दूसरी इकोनॉमी बूस्ट हो जाए और दोनों इकोनॉमी मिलाकर एक दूसरे को सपोर्ट करें और दोनों बूस्ट कर दें। दैट इज कॉल्ड एज द एग्लोमरेशन इकोनॉमी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी के आगे। तो जो की फैक्टर है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, मतलब क्या फैक्टर है मेन, वो होता है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो डिटरमाइन करेगा कि कोई भी इंडस्ट्री कहां लगेगी। भाई जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पैसा ज्यादा है कहीं भी लगा दो। अरे भाई साहब ज्यादा पैसा है तो मेरे मुंह पे खींच के मार दो, मैं ऐसे कर लूंगा, मार दो मेरे मुंह पे पैसा, मैं मरवा लूंगा ऐसे पैसे मुंह पे। पर ज्यादा पैसा मतलब थोड़ी है कहीं भी इंडस्ट्री लगा दोगे। आप इंडस्ट्री लगाओगे जहां पर लीस्ट कॉस्ट हो रही होगी, जहां पर लीस्ट कॉस्ट हो वहां इंडस्ट्री लगाई जाएगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब एक सवाल आता है कि व्हाट इज द आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री की आइडियल लोकेशन क्या होगा, वो इंडस्ट्री कहां सेटअप की जाएगी। तो आइडियल इंडस्ट्री की लोकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल सबसे लीस्ट हो। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, जहां से आपको रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा सस्ते पैसे में मिल जाए, वहां पर आप इंडस्ट्री लगाओगे। दूसरा, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जहां से आप प्रोडक्शन कर रहे हो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे आसान हो, सबसे सस्ता हो, उसको वहां पर लगाई जाएगी। तीसरा लोकेशन फैक्ट्री एट साइट, जहां पर साइट है फैक्ट्री की उस लोकेशन पे लगाई जाएगी जहां साइट सबसे इजीली अवेलेबल हो पाए सस्ते में, वो साइट पे। चौथा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उस जगह की कॉस्ट सबसे ज्यादा सस्ती हो। एंड दीज 4 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में एक कॉमन चीज देख रहे होगे, वो ये है कि सब जगह कॉस्ट जो है वो लीस्ट होना चाहिए। हर जगह कॉस्ट की बात करी गई है, हर जगह कॉस्ट की बात करी गई, तो ऑब्वियस सी बात है उस जगह पर हम लगाएंगे जहां पर आपको सबसे सस्ते में आपको इंडस्ट्री लग सकती है। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडियल लोकेशन याद रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम करेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे, मेन रोल क्या है इंडस्ट्री का उसके बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है कम इंडस्ट्री का उस बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, एंड बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसका बल्क और उसका वेट कितना है, इस बेसिस पे। ये बात समझ में आ गया। 5 ये फैक्टर्स हैं, ये क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज के। चलो एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं यहां पर रॉ मटेरियल के बेसिस पे। अब रॉ मटेरियल जो है या तो वो एग्रो बेस्ड होगा यानी एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहा होगा, या फिर वो जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल बेस्ड होगा, हमको मिनरल्स के थ्रू मिल रहा होगा। एग्रो बेस्ड क्या क्या हो सकता है, जो एग्रीकल्चर से मिले, जैसे कि कॉटन हो गया, जैसे कि रबड़ हो गया, सिल्क हो गया, कॉफी, टी, शुगर, ये सब क्या हो गया, दीज आर योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो मिनरल आयरन एंड स्टील की बात करेंगे। तो आयरन और स्टील क्या होता है, ये एक तरह का मिनरल है, इसका और क्या है, आयरन और, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल। एक क्लासिफिकेशन है ये कि हम लोग रॉ मटेरियल के बेसिस पे भी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रो बेस्ड होगा, या तो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड होगा। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर हम मेन रोल की बात करेंगे। देखो, फिर हम मेन रोल की बात करेंगे। अगर इंडस्ट्री का मेन रोल बेसिक इंडस्ट्री की तरह है, यानी वो अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक इंडस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एक ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री में काम आता है, इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेटा हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अदर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है।
कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिसका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, इसको हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे देख लो, यहां पर कैपिटल के बेसिस पे ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगे उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत ज्यादा पैसा लगे उसको हम लोग बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जहां पैसा कम लगे उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब जैसे हो गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलो माचिस की डिबिया जो इंडस्ट्री बनाती है, डलिया बना रही है वो वाली लकड़ी वाली, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जहां पैसे का कितना एप्लीकेशन लगाया गया है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर किसी इंडस्ट्री में पैसा बहुत लगा हुआ है यानी वो होगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और अगर पैसा कम लगा हुआ है तो हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्लियर है। अब ओनरशिप की बात करें। इंडस्ट्री की ओनरशिप डिटरमाइन करती है। इसका मतलब यह है कि अगर इंडस्ट्री को ओन कौन कर रहा है, उसका मालिक कौन है। अगर इंडस्ट्री या तो पब्लिक इंडस्ट्री होगी, पब्लिक इंडस्ट्री मतलब ओनर जो है वो सरकार है। प्राइवेट इंडस्ट्री मतलब ओनर को एक इंडिविजुअल है। जॉइंट इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर उसको ओन कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री यानी जहां प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और वर्कर्स ये तीनों मिलकर इसको ओन करें, वो होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे आ जाओ, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हैवी है, भारी है, तो वो हम बोलेंगे हैवी इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री। दूसरी बात, अगर किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अगर लाइट है, हल्का है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री। उसको हम लोग बोलेंगे लाइट इंडस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसका रॉ मटेरियल बहुत हल्का होता है। जैसे आपको आपको कोई चिप बनानी है, तो इतनी सी चिप का क्या ही रॉ मटेरियल होगा, जरा जरा से वायर है ना, हल्का सा, तो ये हो गया लाइट इंडस्ट्री। ठीक है ना, लाइट इंडस्ट्री। लेकिन आयरन एंड स्टील बनाना है तो वो आपका हो जाएगा हैवी इंडस्ट्री। क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अब आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है। देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेटा हम लोग तीन चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे जब जहां रॉ मटेरियल एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आता है उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल भाषा में याद करना कि अगर कहीं रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रहा है तो उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दो प्रकार की हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां हम लोग जूट और कॉटन को डिस्कस करेंगे, और तीसरा करेंगे शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बेटा तीन चीजें हैं जिस पे सवाल आएंगे। ध्यान रखना, सवाल आपको कॉटन पे बहुत जरूरी आ सकता है, जूट पे भी आ सकता है, और शुगर इंडस्ट्री पे भी आ सकता है। यही तीन चीजों पे मेन फोकस रखना थ्रू आउट द चैप्टर। आपको सवाल अगर आएगा तो इन तीन इंडस्ट्रीज के अंदर से डेफिनेटली आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। इन तीन चीज को जरूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट लिख के जा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख के जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। ठीक है, क्लियर है? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग कॉटन और जूट पढ़ेंगे, और इधर शुगर इंडस्ट्री। क्लियर है? मिस्टर इंडियन अनबॉक्सर, तुमको अगर बोर्ड कैंसिल हो गया है तो कल तुम एग्जाम देने मत जाना। ठीक है, अब कल तुम एग्जाम देने चले गए ना तो तुम्हारी टांगे काट दूंगा वैसे आके। कह रहा है कि बोर्ड कैंसिल हो गया, ओपी चेक न्यूज। अब तू न्यूज चेक कर रहा, ढंग के चेक कर गया, न्यूज पे रह फिर तू। चेक न्यूज की स्पेलिंग भी आती तुझे? बोर्ड्स गॉट कैंसिल्ड, चेक न्यूज, गो एंड चेक न्यूज। क्यों जाए? गो एंड चेक न्यूज। तूने पढ़ लिया ना, बता दिया, सबको पता चल गया। अब खुश रहे तू यहां बैठे बैठे। क्लियर है? फर्जी बातें करवा लो बस। गो चेक न्यूज ऐसे लिख रहा, गो चेक न्यूज, पता नहीं क्या हो गया। गो चेक न्यूज। तुम ही तो हो यहां पर न्यूज चैनल बने हो,
बता तो दिया तुमने, अब क्यों चेक करने जाए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दी चीज हमको, पता ही नहीं था बोर्ड कैंसिल हो गया। अगले साल के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, अगले साल का भी कैंसिल हो गया क्या? अगले साल दोगे ना, तब दिन तब के लिए पढ़ लो। फर्जी बातें करने आ जाते हैं। चेक न्यूज, ओ भाई चेक, तो अपना कल पेपर चेक कर लियो, परसों देखना एग्जाम में बैठ के आता है कि नहीं आता, चेक करना, फिर याद करना मैं चेक न्यूज कर रहा था, चेक पेपर। वो जब मैडम चेक करेगी ना एग्जामिनर वाली, तो बड़ा सा गोला दे देगी तेरे को, चेक। फर्जी बातें करवा लो बस। चलो शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब आ गया हम तो चेक न्यूज लेके अपना। अब अगर तू चेक न्यूज लेके आ गया यहां पर, अच्छा नहीं होगा। चलो तो देखो क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बेटा, जो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कोई भी इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, यानी कोई सामान प्रोड्यूस कर रही होती है और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है, और साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी वहां से आता है कि नहीं? है कि नहीं? प्रोडक्शन भी करेगी वो इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट भी देगी वो इंडस्ट्री, और फॉरेन एक्सचेंज भी देगी वो इंडस्ट्री। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन क्या है, कि वो इंडस्ट्री एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद प्रोड्यूस करती है, उन्हीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, राइट? अच्छा ऐसा मत समझो, ऐसा समझो कि वो सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि भैया जो उनका रॉ मटेरियल होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उनका रॉ मटेरियल क्या है? फॉर एग्जाम्पल कॉटन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन की बात करें तो कॉटन का रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन थ्रेड्स, कॉटन बॉल्स, है ना? कॉटन थ्रेड्स रॉ मटेरियल। उससे क्या बनाओगे? फैब्रिक, है ना? कुछ और चीज लाए क्या? नहीं। क्या बनाया? फैब्रिक। उस फैब्रिक क्या बनाओगे? शर्ट। तो भाई साहब रॉ मटेरियल भी कॉटन था, फिनिश प्रोसेसिंग भी कॉटन की थी, और फाइनल गुड्स भी कॉटन का था। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री कहा जाता है। ये अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ बढ़िया, अकेले, सिंगल, नॉट रेडी टू मिंगल, जरूरत ही नहीं है। अपना ही रॉ मटेरियल मिलेगा, अपना ही फिनिश प्रोडक्ट फाइनल गुड्स बना देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। तो कोई भी इंडस्ट्री है वो आपको प्रोडक्शन, वो आपको एम्प्लॉयमेंट, और वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देकर जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो एंशियंट टाइम्स में बेटा जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें मैनुअली हैंड स्पिनिंग और हैंड वीविंग हुआ करती थी एंशियंट टाइम्स में, ठीक है। लेकिन 1940 1918 तक, मतलब जब वर्ल्ड वॉर चलती है उसके बाद जब मॉडर्न तरीके आते हैं तो मैकेनाइज्ड हो जाती है हर चीजें मशीन से बनती हैं। और अभी तक जो हैंडलूम था, पावर स्पिनिंग, जो हैंड स्पिनिंग होती थी, अब वो पावर लूम्स के थ्रू होने लगा। यानी हैंड लूम्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पावर लूम्स और पावर बेस्ड मशीन चलने लगी। अभी तक जो हैंड वीविंग थी, हैंड लूम्स थे, वो कन्वर्ट हो गए पावर लूम्स में, और मशीनें जो अभी तक हैंडमेड चलती थी अब वो मशीन पावर से चलने लगी। इसका आउटकम देखने को ये मिला कि जो क्वालिटी थी कॉटन की वो बढ़ गई और ज्यादा क्वांटिटी भी यहां पर कॉटन की बढ़ गई। ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है जी? ठीक है जी, ये है कॉटन इंडस्ट्री। अब क्या हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री की लोकेशन कहां होगी? लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, कॉटन की जहां कॉटन की इंडस्ट्री कहां पर होती थी? जहां पर कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स होती थी, जहां पर कॉटन ग्रोइंग, जहां कॉटन आप ग्रो कर रहे हो वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती थी। ये एंशियंट टाइम्स में अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे जाते थे। कहां कहां प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये कहां कहां अवेलेबल है। एंशियंट टाइम्स में कॉटन की इंडस्ट्री वहीं लगती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ, जो स्पिनिंग है कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स में होता है,
लेकिन जो वीविंग है वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है और वो ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर कभी आंसर आ गया तो आपको क्या लिखना है कि इन दी एंशिएंट टाइम्स सारी कॉटन इंडस्ट्री एक ही जगह थी, ठीक है ना, जहां पर कॉटन को ग्रो करते हैं उन बेल्ट्स में ही आपको उसकी इंडस्ट्री मिलती थी, या फिर जहां पर ये 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे वहां पर कॉटन की इंडस्ट्री बनाई जाती थी, लगाई जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ कि जो स्पिनिंग जहां पर है, स्पिनिंग मेजरली कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स में रह गई, लेकिन स्पिनिंग तो यहीं पर रह गई, लेकिन अब वीविंग जो है वो आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलने लगी। ये चेंज है, जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड का सिनारियो ये था कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, स्पिनिंग बहुत अच्छी होती है, हमारे यहाँ स्पिनिंग मिल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास है, बट जो हमारे यहाँ वीविंग वाली बात है, निटिंग वाली बात है, वो हमारा वर्ल्ड क्लास नहीं है। और ये जो मिसमैच है कि भैया स्पिनिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वीविंग और नेटिंग हमारे देश में अच्छी नहीं हो पाती है, तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है और आगे जाके यही एक लिमिटेशन और ड्रॉबैक बन जाता है। ड्रॉबैक क्या है कॉटन इंडस्ट्री का? स्पिनिंग बहुत बढ़िया लेकिन वीविंग बहुत बढ़िया नहीं है, ये मिसमैच है। दूसरा, पावर सप्लाई बहुत पुअर है, आए हर वक्त बिजली चली जाती है, ठीक है, बिजली चली जाती है। नॉन अपग्रेडेड मशीनरी, अपग्रेडेड नहीं है मशीनरीज, लोकल आउटपुट ऑफ लेबर, लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है, और कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, और जो आउटसाइड वर्ल्ड में सिंथेटिक फाइबर बन रहा है उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन। यार देखो, मैं तुम्हें एक बहुत चुपकी वाली बात बताऊं, मैं तुमको बता देता हूं, किसी को बताना नहीं, देखो मैं तुमको बता रहा हूं, देखो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, ध्यान रखना, इसमें रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही नॉर्मल हैं, अगर तुम थोड़ी अकल लगाओगे, किसी भी इंडस्ट्री के ड्रॉबैक्स क्या होंगे, क्या होंगे? वही ड्रॉबैक्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लिखे हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ड्रॉबैक क्या लिख दो? अच्छा रॉ मटेरियल नहीं है। एग्जामिनर को ऐसे लिख दो, नॉट वेरी गुड रॉ मटेरियल अवेलेबल, हो गया। दूसरा क्या है? लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, याद करो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या लिख दिया? लेबर बेकार है, स्किल्ड नहीं है। तीसरा क्या था? कैपिटल होना चाहिए। चौथा क्या था? पावर होनी चाहिए, पावर। अब पावर ही नहीं आ रही है, देखो पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पावर, पावर सप्लाई पुअर। तो ऐसी मैंने कौन सी बात लिख दी यहां रट रहे हो? जो रटना ही नहीं है, ठीक है ना, रटना ही नहीं है, जो दिमाग से काम लगाओ, दिमाग से, ठीक है ना। इस भेजे को थोड़ा खोलो, यहां लगाओ पेज का, तो लगा के खोल दो ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग चलाओ। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान सुनना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का उल्टा कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। देख लो जरा, काम हो रहा है कि नहीं देख लो। पावर सप्लाई पुअर है कि नहीं है? पावर सप्लाई पुअर है कि नहीं है? स्किल्ड लेबर है क्या? नहीं है ना। आपको स्किल्ड, लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर ढंग से काम नहीं कर रही साहब। कंपटीशन आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ज्यादा हो गया है, आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत कंपटीशन है, सिंथेटिक फाइबर। अरे भाई साहब, ये ऐसी चीजें है बेटा जो कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में लगा दोगे। इसको छोड़ दो, पावर सप्लाई हर जगह दिक्कत देगी। क्या जूट इंडस्ट्री के लिए क्या चाइना से बिजली मंगाओगे? अरे बिजली तुम्हारे हिंदुस्तान में बन रही है ना, तो पावर सप्लाई की दिक्कत तो वहां पर भी होगी। नॉन अपग्रेडेड मशीनरी हर जगह होती है, लो आउटपुट लेबर हर जगह होगा, कंपटीशन में सिंथेटिक फाइबर हर जगह होगा। ये चार ऐसा है, कभी एग्जाम में याद ना आए ना तो ये लिख के आ जाना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? दिमाग खोलो, भेजा खोलो, इसको बंद मत करो। नहीं है ना तो इसको काटो, यहां से खोल के रख दो फ्रिज में, कम से कम जमा रहेगा, खराब नहीं होगा तुम्हारा फ्रिज के अंदर। वरना खोल लो, इस्तेमाल करो उसका। किए? ठीक है, ठीक है। जो लोग, बच्चा कह रहा है, एक बच्चा फिर लिखने आ गया, सर बोर्ड एग्जाम कैंसिल, तो दूसरा कह रहा है सर कुछ करो, सर कुछ करो। कि एक बच्चा लिख रहा है सर कुछ करो, बच्चे स्पैम कर रहे हैं। तो भाई तू लिख दे वहां पर कि हाँ देख लिया मैंने न्यूज, हो गया। ऐसे 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 हो तुम लोग यार, क्या बताएं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलो ये ध्यान रखना, इस तरह से ये ड्रॉबैक्स हर जगह काम करेंगे। अभी देखो आगे भी दिखाऊंगा, झूठ में दिखाऊंगा, तुम लोग बोलेगा सर बात तो सही दी आपकी, आपको सर बात तो बहुत बढ़िया बता दी आपने, ठीक है ना। चलो, तो जो ब्लॉक जो कह रहे हैं
कि भाई सर बोर्ड एग्जाम कैंसिल ओपी कह तो हाँ चेक कर ली न्यूज जाओ, हाँ भाई बोर्ड एग्जाम कैंसिल, ऐसे ही पढ़ रहे हैं अपन तो, चलो आ जाओ। चलो जूट की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया जूट का, यानी जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है? इंडिया में। लेकिन सबसे ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट कौन करता है? दूसरे देशों में कौन बेचता है? वो है बांग्लादेश। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, क्लियर है? तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। जूट की लोकेशन कहां मिलेगी? वेस्ट बंगाल। किस नदी पे? हुगली नदी पे। फर्स्ट जूट मिल कहां बनाई गई थी? कोलकाता रिश्वा के पास, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या है लोकेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री कहां लगाओगे? देखो ध्यान रखो, पहले ध्यान रखो, जूट इंडस्ट्री के लिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए 5 फैक्टर क्या क्या है वो ध्यान रखो। अब जूट के लिए खासतौर से क्या, जूट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। आपको पता है जूट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? टर्म 1 में पढ़ा था हमने जूट के बारे में एग्रीकल्चर चैप्टर में, पर सर क्या करें, हम तो गधे हैं, हम भूल चुके हैं जूट के एग्रीकल्चर चैप्टर को, तो मैं क्या करूं बेटा, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि जूट की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। बेटा जूट को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है जी, जूट को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जूट कहां लगाओगे? क्लोज टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहां पर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां लगाओगे, ठीक है ना। दूसरा, चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जहां पर हल्का चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाए वहां पर लगाओगे। देखो हर जगह चीप आ जाएगा, चीप चीप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बढ़िया हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बढ़िया होनी चाहिए, लेबर एकदम चीप होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होना चाहिए, क्लोज टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया होना चाहिए। जूट को पानी की बहुत आवश्यकता होती है तो अबंडेंट वाटर होना चाहिए, और मार्केट अवेलेबिलिटी। देखो 5वां पॉइंट यही था ना, मार्केट अवेलेबिलिटी वाला। देखो ये भी मौजूद है, लेबर भी मौजूद है, बोला था ना। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। देखो 5वां पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? पहला पॉइंट क्या था? फैक्टर्स ऑफ आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो ये कहां लगा रहे हो? क्लोज टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया मतलब जहां पर जूट का रॉ मटेरियल मिले, पहला पॉइंट। दूसरा, लेबर, ये मिला हुआ है लेबर। तीसरा, पावर, पावर भी लिख देते, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, है ना, क्योंकि जूट का रिक्वायरमेंट है, ये तो जूट की खास बात है। और मार्केट। देखो 3 पॉइंट तो आपको उसी में से लिखे हुए हैं, जो 5 फैक्टर थे उन्हीं में से 3 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, देख लो भाई साहब। ओ भाई देखो 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 देखो, चलो देखो, ये देखो, ये देखो, रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेबर दिख रहा है, मार्केट दिख रहा है, ठीक है। अब बता दो जरा, ये रॉ मटेरियल, ये लेबर और ये मार्केट आपको यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो जरा, देख लो जरा यहां पर, देखो 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 देखो, चलो दिखा रहा हूं, देखो ये देखो, ये देखो रॉ मटेरियल दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल मिटा दिया, ये देखो चीप लेबर मिटा दिया, और ये देखो मार्केट मिटा दिया। ये बात क्लियर हो गई? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ये है आपके 5 फैक्टर्स जिसपे जूट इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। चलो आगे आ जाओ, ये है फैक्टर्स। अब देखो चैलेंजेस क्या क्या होंगे भाई साहब, वही चैलेंज जो एक तो आउटसाइड वर्ल्ड से चैलेंज कभी खत्म नहीं होता भाई। तुम्हारा चैलेंज किससे है? तुम्हारे घर में है क्या? नहीं। किससे होगा? शर्मा जी के बेटे से है। पड़ोसी वाले शर्मा जी का बेटा देखो कितना ज्यादा पढ़ाई नंबर लेके आया है, 100%, 95% आए हैं। तुम्हारे कितने आए हैं? 94.9%। उस 0.1% के लिए शर्मा जी का बेटा बीच में आ जाएगा। तो कंपटीशन कहां से है? आउटसाइड घर से। सिमिलरली यहां पर भी स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। समझ में आ गया पहला पॉइंट? समझ में आ गया पहला पॉइंट? ठीक है। दूसरा आ जाओ, देखो यहां पर क्या हो रहा है, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक जूट। अब भाई साहब सिंथेटिक जूट तुम ले आए कपड़ा, दूसरे कपड़े से कंपटीशन होने लगा। अरे वो सिपरी बाजार का है, वो सदर बाजार का है, तो भाई सदर बाजार वाला ज्यादा अच्छा होगा। वो मानिक चौक का है और अच्छा होगा, वो फला जगह का और अच्छा होगा, वो वहां से ले आए, वहां से ले आए, वहां से ले आए, हर जगह से ले आए। तो कंपटीशन फ्रॉम दी सिंथेटिक जूट, यानी सिंथेटिक जूट का जो मतलब आपके पास अगर मान लो कोई खुली पैकेट की दाल है, नॉर्मल दाल, और एक दाल आपको मिल रही है पन्नी के अंदर, तो आपका कंपटीशन उस पन्नी वाली दाल से हो गया। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तीसरा देखो मैंडेटरी पैकेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम जूट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भैया जूट की पैकिंग होनी चाहिए।
ठीक है ना, जूट की पैकिंग होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो बोरियां होती हैं, बोरियां बोरियां जो होती हैं, बोरी मतलब बोरिंग, बोरियां मतलब वो नहीं, ये बोरियां मतलब जिसमें सामान भरते हो सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी मंडी जाओगे ना, कभी जीवन में गए होगे तो सब्जी मंडी वाले बोरी रखते हैं। वो बोरियां जो होती हैं वो जूट की बनी हुई होती हैं, जूट की। एक तो ब्राउन वाली बोरियां होती है, लेकिन एक होती है सीमेंट वाली बोरियां, वो सिंथेटिक बोरियां हैं बेटा, समझ रहे हो, दैट आर सिंथेटिक बोरियां। उससे कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बहुत तगड़ी होती हैं, बहुत टाइट होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा ऐसा है कि अपनी डोमेस्टिक जूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए, यानी जो ब्राउन कलर की जो बना रहे हैं ना जो लोग, ब्राउन कलर की बोरियां, ब्राउन मुंडे, जो ब्राउन बोरियां बन रही हैं, ठीक है, उन ब्राउन बोरियों को पैकेजिंग, उन ब्राउन बोरियों की पैकेजिंग करना सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको वही ब्राउन बोरियों से पैकेजिंग करनी है। ठीक है, सीमेंट वाली बोरी का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब अपनी जो लोकल जूट है उससे पैकिंग करी जाए। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई? हाँ, नित्या यादव कह रही है गनी बैग, बिल्कुल सही है बेटा, गनी बैग बोलते हैं उसको। ठीक है, अब तुम लोग अंग्रेजी वाले हो ना, अपन अंग्रेजी वाले नहीं है। तुम अंग्रेजी स्कूल की छात्रा हो, मैं छात्र मदड़िया गोल प्रिय। ठीक है, तुम आंगल भाषा बोलती हो, मैं हूं बुंदेलखंडी वाला। आ जाओ शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं। भाई साहब देखो, शुगर इंडस्ट्री की बात कहानी कहां से आती है, चलिए देख लीजिए जरा। माइक भी अभी कोल्ड ड्रिंक पी लेता, मिरिंडा पी लेता। चलो आगे आ जाओ। एक एक बच्चा क्या है, आंख बना रहा है, जवान बना रहा है, कह रहा है दिस इज क्रिएटिविटी। बेटा कल जो है ना, परसों टीचर भी क्या करेगा, एक डंडी खींचेगा, ऐसे गोला बनाएगा, ठीक है, और उसमें भी 2 आंख बना देगा, 3 आंखें, इसको भी बोलेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं चैट बॉक्स में। हद हो गई यार, विल्लागिरी की हद हो गई यार तुम लोगों की। क्लियर हो गया? स्प्राइट, स्प्राइट क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? चलो बड़े आगे, बस ये चैप्टर खाने के बाद ब्रेक मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री शुरू करें। स्टार्ट। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो भैया इंडिया जो है वो गुड़ और खांडसरी की प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इन दी वर्ल्ड। कंट्री वाइज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हेन इट कम्स टू गुड़ एंड खांडसरी। अगर शुगर इंडस्ट्री की लोकेशन की बात करेंगे तो 60% जो इंडस्ट्री है वो आपको यूपी और बिहार में मिलेंगी, बाकी 40% जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो आपको साउथ इंडियन स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, एमपी एटसेट्रा और सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला में मिलेंगी। ठीक है, अब देयर इज अ शिफ्ट। एक्चुअली क्या है कि आपको पहले जो इंडस्ट्री मिल रही थी वो नॉर्दर्न इंडिया में मिल रही थी, लेकिन नाउ देयर इज अ शिफ्ट, और जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज आपको नॉर्थ इंडिया में मिल रही थी, अब वो शिफ्ट हो गई हैं साउथ इंडिया में। क्या रीजन है साउथ इंडिया में शिफ्ट होने का? क्या रीजन है शिफ्ट होने का? पहला रीजन ये है कि वहां पर साउथ इंडिया में कूलर क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट ठंडा है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग क्रशिंग पीरियड को अलाउ करता है। आपको पता होगा शुगर केन जब हम लोग उगाते हैं तो शुगर केन फील्ड से कटने के बाद उसको बहुत ही कम टाइम के अंदर शुगर इंडस्ट्री तक पहुंचना पड़ता है, वरना उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो खत्म हो जाता है, जो उसका मिठास वाला एलिमेंट है ना वो गिर जाता है। लेकिन अगर इंडस्ट्री साउथ इंडिया में लगी हुई है, चूंकि वहां पर क्लाइमेट थोड़ा ठंडा होता है, इस वजह से वहां पर क्रशिंग पीरियड थोड़ा लंबा मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि वहां जो केन का प्रोडक्शन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ही ओपी और बहुत ही गुड क्वालिटी का होता है। यह बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो शुगर इंडस्ट्री के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है क्यों इंडस्ट्री का जो शिफ्ट है वो नॉर्दर्न इंडिया से सदर्न इंडिया कर दिया गया है। रीजन है बेटा, एक
कूलर क्लाइमेट जिसकी वजह से क्रशिंग पीरियड लंबा हो गया, और दूसरा केन जो प्रोड्यूस हो गया, जिसकी जो केन प्रोड्यूस होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। क्लियर हो गया? अब आगे आइए, चैलेंजेस क्या है शुगर इंडस्ट्री में। अब देख लो भाई साहब, चैलेंज देखना जरा, चैलेंज देखो जरा, चैलेंज देखो क्या लिखा हुआ है। पहला देखो, उल्लू बनाने वाला चैलेंज, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ये तो हमने सर वहां पर भी लिखी थी, कहां पर? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑब्सोलीट हो गई। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पुअर है, ट्रांसपोर्ट हर चीज पुअर कर दो, जो बढ़िया होती है ना उसको पुअर कर दो चैलेंज में। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बढ़िया नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है शुगर वाली, ये सीजनल नेचर की होती है, ये ध्यान रखना। और टाइमली डिस्पोजल ऑफ शुगर मिल्स तक चीनियां नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से उसका सुक्रोज कंटेंट गिर जाता है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? ठीक है, तो ये चैलेंज है। पहला चैलेंज है कि ये जो इंडस्ट्री है शुगर, वो एक सीजनल नेचर की है। दूसरा, सीजनल मतलब आपको साल भर उसका नहीं दिखेगा प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोडक्शन दिखेगा, सीजनल नेचर। टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत पुअर है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यहां से यहां जाना है शुगर केन को, तो सर्विसेज इतनी बेकार है कि भाई साहब पहुंच ही नहीं पा रहे। पता चला, लो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पुअर। और इस वजह से क्या हुआ, शुगर केन मिल्स तक टाइमली डिस्पोजल नहीं हो पाता है चीजों का, और क्या हो जाती है, लंका लग जाती है उसके कंटेंट की, सुक्रोज कंटेंट की। ठीक है, तो ये है चैलेंजेस टू शुगर इंडस्ट्री। बेटा देखो, कल के आपकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं आपको यही सब चीजें लिखने का तरीका बताऊंगा। आपसे चैलेंज पूछा जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे ही लिखना है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट अब बात करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल बेस्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, जिसका आयरन और क्या होता है, बॉक्साइट होता है। हमें बॉक्साइट कहां से मिलेगा, अर्थ से। हमें अर्थ से क्या मिला, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एक इसका और हो गया। इस बॉक्साइट से हमने क्या बनाया, एल्यूमिनियम। तो अब देखो क्या हुआ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या हुआ, जहां पर रॉ मटेरियल ये हो, क्या, मिनरल्स, वो है हमारा रॉ मटेरियल, वो है हमारा क्या, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो है हमारी क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। चलिए शुरुआत करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। बेटा आपके सामने यही सारी इंडस्ट्रीज है जो हमें पढ़नी है। इसमें से जो मेन है, एक है ये वाली, जैसे सवाल आएगा, और दूसरी है ये वाली। ये दोनों को घोट के पी जाना, बाकी सब एक बार अगर छोड़ के चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फिर भी याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपके लिए 1 2 और 3, ये 3 इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस पे स्टार लगा के जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिस पे स्टार लगा के जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। देखो आयरन एंड स्टील कैसे बनता है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर। समझना जरा, आयरन इंडस्ट्री अपने आप में एक रॉ मटेरियल है ना, आयरन जो है अपने आप में एक रॉ मटेरियल है, लेकिन आयरन किससे बनता है, आयरन बनता है आयरन ओर से। तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पूछोगे तो क्या होगा, आयरन ओर होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मान लो कार का कोई कार है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसका अगर हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल बताइए आप क्या है, तो रॉ मटेरियल उसका क्या होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होगा, आयरन एंड स्टील होगा। तो ऑटोमोबाइल के लिए हम लोग की जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो एक वो क्या है, दैट इज योर बेसिक, दैट इज योर रॉ मटेरियल। लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर है। ध्यान रखना, इसीलिए आयरन इंडस्ट्री को हम लोग बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील फॉर देयर मशीनरी, एंड दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कैसा कॉम्पोजिशन होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो ये 3 चीजों से बनता है, आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन। आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन बेटा 4:2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, और इसमें मैंगनीज को मिला देते हैं ताकि वो स्टील जो है वो काफी हार्ड हो जाए। ध्यान रखना, मैंगनीज का मिलाया जाता है ताकि स्टील हार्ड हो जाए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज मिलाया जाता है ताकि स्टील को हार्ड किया जाए। ये कैसे बनता है आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील बनता है 3 कॉम्पोजिशन से, आयरन ओर, दूसरा कोकिंग कोल, तीसरा लाइमस्टोन, ठीक है ना। अब देखो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है उसी में कमी आ जाएगी,
वही आपका ड्रॉबैक हो जाएंगे, अभी देखना जरा आप ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल जो है क्या है, आयरन ओर, काफी बल्की और वेटी भी होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री। ऑब्वियसली आयरन कितना हैवी होता है, ये बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये स्लाइड पूरी ज्यादा क्लियर हो गई होगी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की सेलिंग कौन करता है, वो करता है सेल। सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज दी सेल, ठीक है। अब आगे देखो यूसेज क्या क्या होता है आयरन एंड स्टील का। भाई आयरन एंड स्टील को आप मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, इन सब में आप लोग आयरन और स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो कहां कहां आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री मिलेगी। बेटा कभी भी तुमको मैं रात को 2 बजे भी जगह हिला के ऐसे जगाऊं ना, तो मुंह बंद करके दिमाग में मतलब कभी भी ऐसे ही बोलना आंख बंद करके कि सर लोकेशन कहां मिलेगी, छोटा नागपुर प्लेटो के पास। कहां मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, सीएनपी। कहां मिलेगा, सीएनपी। अब क्यों मिलेगा भाई साहब सर वहां पर, ऐसी क्या खास बात है, क्यों हमको छोटा नागपुर प्लेटो में ये इंडस्ट्री मिलेगी? बेटा वही सारे रीजन लिख के आ जाना जो अब हमने अभी तक पढ़े थे। देखो उल्लू बनाने वाले रीजन, कैसे उल्लू बना रहे हैं, देखो जहां पर लो कॉस्ट है काहे की, रॉ मटेरियल की। आयरन ओर क्या है, आयरन ओर इज नथिंग बट द रॉ मटेरियल। हमने ये लिखा था ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस जहां पर रॉ मटेरियल लीस्ट क्वांटिटी में हो उसको हम लोग लगाएंगे यहां पर, उसकी क्या, उसका हम लोग यहां लेंगे लोकेशन। तो लोकेशन क्या लिया हमने, क्या लोकेशन लिया, जहां पर रॉ मटेरियल यानी आयरन ओर सबसे सस्ता मिल जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाए, यानी रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत ओपी होनी चाहिए। रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा ओपी होनी चाहिए। फिर उसके बाद लेबर बहुत सस्ती होनी चाहिए। फिर उसके बाद एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो में हाईएस्ट पोटेंशियल वाला हमको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलता है। दैट इज वाई हम लोग उसको लोकेशन यहां पर लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो भाई साहब कहां लोकेशन है, कहां लोकेशन है, छोटा नागपुर प्लेटो में। वाई यहां पर क्यों है, क्यों भाई साहब, वहां पर आयरन ओर की जो क्वालिटी, आयरन ओर जो है रॉ मटेरियल सबसे सस्ता मिलता है। उल्लू बना रहे हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्लू। रॉ मटेरियल सस्ता, पावर सस्ती, लेबर सस्ता, देखो लेबर सस्ता कर दिया, रॉ मटेरियल सस्ता कर दिया। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, बहुत बढ़िया ओपी क्वालिटी का आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिल रहा है आयरन ओर। और इस जगह बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यानी आयरन ओर के एरिया में, छोटा नागपुर प्लेटो के एरिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। आई होप ये आपको जो लोकेशन फैक्टर है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब बात करते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस, अगर उल्लू बनाना है, क्या उल्लू बनाओगे बता दो, दिमाग लगाओ पहले, उल्लू क्या बनाएंगे। आयरन ओर है, एक तो तुम कहते ना जो लेबर है एकदम घटिया है, ठीक है ना, लेबर घटिया बोलोगे नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे। क्या बोलोगे, आयरन रॉ मटेरियल जो है ना बेटा, रॉ मटेरियल की क्वालिटी सर बहुत खराब है। अब देखो इसमें क्या खेल खेलना है, याद क्या रखना है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि 3 चीजों से रॉ मटेरियल आयरन ओर बनता है। आयरन एंड स्टील क्या क्या, आयरन ओर होता है सर, दूसरा क्या होता है, कोकिंग कोल होता है सर, तीसरा क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। तो भाई साहब जो कोकिंग कोल होता है ना, उसकी क्वालिटी एकदम लीचड़ होती है, ये ध्यान रख लेना। देख लो जरा, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी काहे की, कोकिंग कोल की। एक ही चीज, वही बात, रॉ मटेरियल लिमिटेड अवेलेबिलिटी। एक तो कॉस्ट बहुत हाई हो गई, उल्लू बना दिया, कॉस्ट हाई कर दो, और दूसरी बात अवेलेबिलिटी लिमिट कर दो। पहले तो बोल दिया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वालिटी का छोटा नागपुर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फिर काहे को बोलते हो यहां पर ड्रॉबैक्स में आके कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, हाई कॉस्ट है कोकिंग कोल की। समझ में आ रहा है, उल्लू बनाने वाली बात है, उल्लू बनाने वाली, ठीक है। ये देखो लेबर कैसी है, घटिया लीचड़, लो प्रोडक्शन है। और क्या बोलोगे, एनर्जी यानी पावर नहीं है। और क्या बोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी पुअर कर दिया। हर चीज को चैलेंज में घटिया कर दो, समझ लो। ध्यान रखो, मैं तुम्हें कुंजी बता रहा हूं, एग्जाम में अगर उड़ जाए तो ही करना ये काम, ऐसा नहीं कि मन मर्जी उठा के सारा पुअर लिख के आ गए। भाई साहब अगर भूल जाओ फेल हो रहे होगे, तो ये लिख के आ जाओगे तो पास हो जाओगे। समझ में आ जाना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसे तुमको याद आ जाए, सब कुछ याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं याद रहेगा तो ये याद रखना है कि भाई 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पुअर कर देना। रॉ मटेरियल पुअर, देखो रॉ मटेरियल पुअर है कि नहीं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है, वो है कोकिंग कोल भी है। कोकिंग कोल क्या है, पुअर है। दूसरी बात, रॉ मटेरियल महंगा है, वहां पर लिखा था ना 5 फैक्टर्स प्लस लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए। तो लीस्ट कॉस्ट क्या है, कम है, हाई कॉस्ट कर दी यहां पर, ये चैलेंज हो गया, ठीक है ना। लेबर 2 कौड़ी की हो गई। तीसरी बात, एनर्जी है ये नहीं, पावर सप्लाई पुअर। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी घटिया हो गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब पता क्या है यहां पर? इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कैपिटल। कैपिटल भी आपका एक क्या था? कैपिटल क्या था आपका बेटा? कैपिटल था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? स्प्राइट क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? बता दो भाई साहब, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बता दो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की। देखो भाई साहब, ऐसा है, सीधी साफ बात बताते हैं, बार बार घुमा घुमा के नहीं बताएंगे, कि एल्यूमिनियम के जो जो उसका सोर्स है वो है बॉक्साइट। ठीक है ना? एल्यूमिनियम कैसे बनता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट उसका एक ओर है, और उस बॉक्साइट के ओर से हम लोग क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है स्मेल्टिंग। क्या किया जाता है मैं तो बता देता हूं आसान भाषा में। एल्यूमिनियम बॉक्साइट लेके आए, बॉक्साइट लेके आए, जब बॉक्साइट लेके आए तो उसको स्मेल्टर में डाल देते हैं। उससे पहले बॉक्साइट से पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना निकलता है पहले। तो बॉक्साइट से पहले एल्यूमिना निकलता है, और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, पहले बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिना बना, और फिर एल्यूमिनियम। इसको डाल देते हैं स्मेल्टर में, स्मेल्टिंग की जाती है। वहां पर स्मेल्टिंग करने के बाद हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। अब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत कुछ तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम का देखो, स्मार्ट बोर्ड का जो बाउंड्री है ना, ये भी एल्यूमिनियम की बनी हुई है। बहुत सारे दरवाजे एल्यूमिनियम के बने हैं, है ना? बहुत सारी चीजें एल्यूमिनियम की होती हैं, राइट? जैसे आपकी खिड़की की चौखटें एल्यूमिनियम की होती हैं। ठीक है, तो ये सब एल्यूमिनियम का यूज होता है। जैसे कि एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए, है ना, वायर्स हो गए, और एल्यूमिनियम को बहुत बहुत चीजों का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि आयरन एंड स्टील, कॉपर, लेड, जिंक, इन सब का सब्स्टिट्यूट आयरन एल्यूमिनियम हो चुका है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सर इतना सारा यूज कर रहे हैं इसका, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर, बताएंगे थोड़ा, इतना क्यों यूज किया जा रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ऐसी हैं कि ये बहुत लाइट होता है। आप फ्रेश रैप भी देखोगे तो एल्यूमिनियम उसका बन जाता है, एल्यूमिनियम का बन जाता है। तो सोचो फ्रेश रैप कितना हल्का होता है, उतना पतला, उतना लाइट वेट एल्यूमिनियम होता है। ठीक है ना? रेजिस्टेंट टू कोरोजन, उसमें जंग नहीं लगेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चौथा, मेलिएबल होता है, दैट इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। एल्यूमिनियम वैसे तो मोटा होता है, लेकिन इतना बीट किया उसको आपने कि एल्यूमिनियम फॉयल बन गया। ठीक है ना? फिर उसके बाद इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स विद अदर मेटल्स। जब आप अदर मेटल्स के साथ इस एल्यूमिनियम को मिक्स कर दोगे, तो बॉक्साइट मिक्स कर दोगे एल्यूमिनियम, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? चलो आगे आ जाओ। अब इसकी कहां कहां आपको इंडस्ट्री मिलने वाली है? देखो, मैंने आपको ऐसी लाइन खींची हुई है, इस लाइन के इस साइड जितना भी एरिया है वो आपको बेटा वहां पर एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री मिलने वाली है। क्लियर है? आपको इधर मिलने वाली। तो एरियाज ऑफ यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, ये वो सारे स्टेट्स हैं जहां पर आपको एल्यूमिनियम की इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ अगले में। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री बेटा पॉइंट पॉइंट याद करना है बस। देखो, पहला पॉइंट यह है कि 3% कंट्रीब्यूशन है इसका इंडिया की ग्रोथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी जीडीपी में। पूरे विश्व में, एशिया में तीसरे नंबर पे है भारत की केमिकल इंडस्ट्री। पूरे विश्व, वर्ल्ड में 12th नंबर पे है हमारी ये केमिकल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ साइज। तो पूरे एशिया में 3rd नंबर पे है, पूरे विश्व में हम 12वें नंबर पे हैं, और 3% कंट्रीब्यूशन है केमिकल इंडस्ट्री का भारत की जीडीपी में। ये 3 पॉइंट को बेटा आप चाहो तो फ्लो चार्ट में ऐसे करके लिख लेना, याद हो जाएगा। पहला लिखना 3% आपका है, 3% कंट्रीब्यूशन है किसमें? जीडीपी के अंदर। फिर दूसरा पॉइंट लिख लेना आप इसमें, बी पॉइंट क्या लिखोगे कि ये 3rd है हमारी, कहां पर? एशिया में। ऐसे नोट्स बना लिया करो, है ना? मैंने तुम लोगों को बताया है किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिख लो 12th काहे में है? वर्ल्ड में। तो ऐसे आपको क्या याद हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है, यू कैन लर्न इजीली। देखो ऐसे ही सब्जेक्टिव चीज थी, लेकिन फ्लो चार्ट में ऐसे आ गया तो आसान हो गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो जरा। अब आगे देखो, कंप्राइजेस ऑफ, अब केमिकल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी होती है, और केमिकल इंडस्ट्री बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती है। ठीक है ना? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी होती है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सर कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है? एक तो ये होता है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। भाई साहब, ऑर्गेनिक होता है जो पंकज सर पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक होता है जो अमित महाजन सर पढ़ाते हैं, सीधी साफ बात। ठीक है, तो केमिकल की बात हो रही है ना, केमिकल इंडस्ट्री या तो ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे, या वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे। ठीक है ना? दो ही चीज होता है। चलिए जरा इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिकल्स और क्या होती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, चलो आ जाओ उस पर। नेक्स्ट, अब देखो, एक तरफ लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिकल्स और एक तरफ लिखा है ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है,
इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आपको मिलने वाला है बेटा वन ओनली, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से आप क्या बनाते हो, यहां पर आप मैन्युफैक्चर करते हो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को, फर्टिलाइजर्स को, एडेसिव्स मतलब जिससे हम लोग चीजों को जोड़ते हैं, पेंट्स, डाइज, इन सब का प्रोडक्शन। तो बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक केमिकल से क्या क्या चीजें बन सकती हैं। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर क्या क्या, ये 5 चीजें। आप पेंट बनाओगे, डाइज बनाओगे, एडेसिव्स बनाओगे, आप उसके अलावा केमिकल्स बनाओगे, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर, ये सब बनाओगे। ये आपका होता है इनऑर्गेनिक का यूज। इसके अलावा और सारे केमिकल्स मिलेंगे, ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा ऐश, सोडा ऐश बेसिकली आपके डिटर्जेंट्स, कपड़े धोते हो ना, उसमें सोडा ऐश मिलता है, और कॉस्टिक सोडा, ये होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स के यूज, ठीक है ना। ये होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स के यूज। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, एल्कलीज मतलब बेस हो गया, सोडा ऐश हो गया, कॉस्टिक सोडा का, दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ दी इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करेंगे साहब, जो यहां लिखा हुआ है ना वही चीज यहां पर रिपीट कर देना, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां से जो चीज बन रही है वो ऑर्गेनिक की चीजों की ही बन रही है। तो पेट्रोकेमिकल, जैसे आप घर पे लगाते हो वैसलीन, है ना, वो पेट्रोकेमिकल से निकल के आता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, वो केमिकल्स इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है ना। तो जैसे वैसलीन हो गया, बहुत सारी चीजें बना रहे हो, तो सिंथेटिक फाइबर्स, अगेन सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाइज, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारा कैटेगरी जो है वो आपके ऑर्गेनिक में आता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिकली यहां पर यही चीज है कि ऑर्गेनिक में हो गया पेट्रोकेमिकल्स और इनऑर्गेनिक में हो गए आपके बहुत सारे एसिड्स एंड एल्कलीज। ये दोनों आप चीज पॉइंट रखना, आपको बार बार इसको याद करने का तरीका यह है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड को अलग से चिपका के रख लो और आपकी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब देखो बेटा याद करना है, कुछ और तरीका है नहीं इसका कि इसको आप पूरे तरीके से याद कर पाओ। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे आते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का क्या क्या यूज होगा, फर्टिलाइजर्स का एक होता है देखो यूरिया, ये एक फर्टिलाइजर है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है ना, फॉस्फेटिक हो गया। एक होता है अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो इन तीनों से बने होते हैं। किन तीनों से, यहां पर अभी आएगा, देखो देखो, एक हो गया यूरिया, एक हो गया फॉस्फेट, हो गया अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है ना। इन तीनों को मिक्स कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनने लग जाता है, ठीक है ना। इन तीनों मिक्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ये हो गया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखो याद रखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बट एनीवे अगर आपको 2 मार्क में आ भी गया तो भी आपको याद होना चाहिए क्या क्या। पहला पॉइंट कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स बनाएगा, फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया हो गया, ठीक है। फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाएगा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। एमोनियम फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है, यूज्ड इन दी मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो ये 4 चीजें जो हैं वो है यहां पर, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं पहले। सीमेंट इंडस्ट्री पहले कहां बनाई गई थी, 1904 चेन्नई बनाई गई थी। अब सीमेंट का आपको काम पता है, सीमेंट का काम क्या है, सीमेंट से आप लोग घर बनाते हैं, सीमेंट से हम लोग रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, है ना, छतें डालते हैं, ये सारा काम सीमेंट का है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सीमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादातर आपको कहां मिलेगी, यू विल फाइंड इट इन गुजरात, क्योंकि यहीं से सीमेंट जो है वो गल्फ कंट्रीज में भेज दी जाती है। सीमेंट बहुत जो है गल्फ कंट्रीज में भेज दी जाती है। तो सीमेंट इंडस्ट्री का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में होता है। रॉ मटेरियल्स बल्कि होता है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिप्सम, इसलिए ये एक हैवी इंडस्ट्री भी कहलाई जाती है। और इसकी लोकेशन आपको ज्यादातर गुजरात में मिलेगा, क्योंकि यहीं से फिर ये दूसरे गल्फ कंट्रीज में सीमेंट को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। अब यहां पर क्या बचता है, अब यहां बचा है सर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एक तरफ होते हैं बेटा STPI, दैट इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। अब ये कौन से पार्क हैं, ये ऐसे पार्क नहीं है, ये ऐसे पार्क नहीं है। यहां पर ये चीज क्या होती है यार, व्हाट इज दिस, बस मैम खत्म हो रहा है। ये BTS क्या लिख रहे हो भाई, व्हाट इज दिस BTS, मुझे गूगल करना पड़ गया। चलो आ जाओ, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। तो देखो बेटा एक तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कैसे पार्क है, ये ऐसे पार्क नहीं है जहां तुम मैडम के साथ घूमने जाओगे,
ऐसे पार्क नहीं है जहां मैडम मैडम के साथ घूमने जाओगे, ये ऐसे पार्क है, यानी एक इंक्लोज्ड एरिया है। पार्क्स मतलब एक ऐसा इंक्लोज्ड एरिया जहां पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट किए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 सिटीज में आपको ये STPIs मिलेंगे, ठीक है ना, 50 सिटीज में मिलेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल की बात, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक पॉइंट याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहां पर है, बैंगलोर में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहां पर है, बैंगलोर में कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, चलिए अब देखिए यहां पर लास्ट पोर्शन बचता है, दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तीन बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा। एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पोल्यूशन जब होता है तो ऑब्वियसली उससे एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज होता है। तीन प्रकार के यहां पर पोल्यूशन देखने को मिलते हैं, एक होता है एयर पोल्यूशन, एक होता है वाटर पोल्यूशन, एक होता है थर्मल पोल्यूशन। ये सब चीज ऐसी है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में आ भी जाएगा तो आप आसानी से लिख भी लोगे, है कि नहीं। चलो देखो, एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इसकी वजह से जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी बढ़ जाती है और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। एटमॉस्फेयर की हीट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, और ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो इट इज कनेक्टेड विद वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। ये ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो क्या होता है, समुद्र का लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है और इस तरह से फ्लड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से एयर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो फ्लश आउट कर दिया जाता है रिवर्स के अंदर, तो रिवर्स क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। तो जो रिवर्स में मछलियां रह रही हैं, जो मेरीन लाइफ रह रही हैं, यानी जो मरीन लाइफ होती है वो काफी प्रॉब्लम में आ जाती है, मछलियां मरने लग जाती हैं। अब आप सोचो ना, आपका घर है, अब आपके घर में कोई बाहर से आके कूड़ा फेंक दे, इमेजिन करो आपका घर है, आपके घर में कोई कूड़ा फेंक दे, आपको लगता है अरे समुंदर है, कौन देख रहा है, समुंदर है, कौन देख रहा है, कूड़ा फेंक दिया। अरे भाई साहब, वो मछलियों का घर है, वो मेरीन रिसोर्सेज का घर है, वो मेरीन लाइफ का घर है, समझ रहे हो। और अगर आप उनका घर गंदा कर रहे हो एक तरीके से, इमेजिन करो आपके घर में कोई कूड़ा फेंक दिया आके, और होता यही है कि इंडस्ट्री से कूड़ा निकला और नदियों में डाल दिया। अरे नदी के अंदर भाई बहुत सारे स्पीशी रह रहे हैं, वो उनका घर है, समझ में आ रहा है। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री से फ्लश आउट किया जाता है, रिवर्स में भेज दिया जाता है, मैरीन लाइफ प्रॉब्लम में आती है, बहुत सारी मरीन लाइफ को लॉस होता है और इस तरह से दिक्कत आ जाती है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवाइए इंडस्ट्री के अंदर। यानी जब प्लांट जो है, जब पानी जो है इंडस्ट्री से फ्लश आउट किया जाए, उससे पहले उस पानी को ट्रीट किया जाए। ट्रीट मतलब गंदा पानी साफ किया जाए, तभी उनको रिवर से भेजा जाए, वरना लाइफ और लॉस ऑफ लाइफ जो होगा वो तो होगा ही जाके डेफिनेटली मरीन रिसोर्सेज का, ठीक है। थर्मल पोल्यूशन की बात करेंगे तो एयर पोल्यूशन से होता है, डेफिनेट सी बात है। इसका सोर्स क्या है, कोल। आप कोल जलाओगे तो धुआं होता है, जो धुआं होता है उससे हम लोग थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है अबाउट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। अब इसमें यहां पर कंट्रोलिंग कैसे करनी है हमको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, एक तो हमको मिनिमाइज करना है अपने वाटर यूज ऑफ वाटर को, हमें चीजों को रिसाइकिल करना है, हमें चीजों को बार बार रीयूज करना है। बेटा यही 3 पॉइंट लिख के आना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको एनवायरमेंटल कैसे डिग्रेडेशन कंट्रोल करना है, हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, और हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को ऐसे हमको वाटर को ट्रीट करना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कैसे कंट्रोल करना है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। बेटा 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख के आ जाना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट लिख के आ जाना। ये 5 पॉइंट आपको पूरे 5 नंबर देंगे, वो आपको पता चल जाएगा कैसे आपके लिए पूरा 5 नंबर मिलेगा अगर क्वेश्चन आता है कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड्स और बची हैं। We are on the last slide and that is NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी कहता है किस तरह से हमको यहां पर अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है। तो एनटीपीसी दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब एनटीपीसी ने क्या तरीका बताया, एनटीपीसी कह रहा है कि भैया ग्रीन बेल्ट लगाओ, यानी ए फॉरेस्टेशन करो। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या हो गया, ए फॉरेस्टेशन करो। ए फॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा पेड़ उगाओ, ज्यादा ग्रीन बेल्ट बनाओ, ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा, ऐश यूटिलाइजेशन करो, जो ऐश निकल रहा है ना इंडस्ट्री से उसको यूटिलाइज करो, उसको उड़ने मत दो आसमान में वरना पोल्यूशन होगा, उसका इस्तेमाल किया जाए। तीसरा,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का कुशलता में उपयोग किया जाए, संसाधनों का कुशलता में उपयोग किया जाए, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स को वेस्ट मत करो। फिर उसके बाद एनटीपीसी कहता है इकोलॉजी को यानी एनवायरनमेंट को, बायोस्फीयर को मॉनिटर किया जाए, ये होता है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ठीक है। और फाइनली कहा गया है कि भैया अगर हमको एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, तो हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि हम इस जो हमारा एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा पॉल्यूट हो गया है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या क्या बनाया गया है, ऐसे तरीके बनाए गए हैं कि कार्बन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा हो चुकी है, जो पॉल्यूटेंट गैसेस इतनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, उसको सक किया जा सके टेक्नोलॉजी की बेस से, ठीक है ना। पेड़ तो उगाओ, क्योंकि पेड़ जब उगाते हो भाई, पेड़ उगाने से क्या होता है, क्यों बोलते हैं पेड़ उगाओ? बेटा पेड़ उगाने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेड़ की बार्क्स होती है, जो पेड़ की टहनियां होती हैं, बार्क्स, ये लकड़ी क्या करता है, लकड़ी जो है वो CO2 को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना, घसीट लेता है। इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना मतलब ये होता है कि ये जो लकड़ी की डालें होती हैं, लकड़ियां होती हैं, वो कार्बन को खींच लेता है। जब वो कार्बन खींचा जाता है उसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यहां पर हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो एनटीपीसी के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि ये तरीका बताया गया है, ये 5 तरीके बताए गए हैं कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई?